हेलो स्टूडेंट्स, ये क्लास 10 साइंस चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी, इसका सेकेंड पार्ट का जो क्वेश्चन आंसर है उसका टॉपिक है रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। इसके ऊपर मैं 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मैं बता रहा हूँ। आप इसको जो है अ, याद कर लो, क्वेश्चन विथ आंसर्स पूरा एज इट इज़। और ये 2 नंबर या 3 नंबर का भी क्वेश्चन आएगा तो आप ये एक एक नंबर के क्वेश्चन को आप कॉम्बिनेशन में आप इसको बना सकते हो, है ना। तो आप इसको याद कर लो, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के या तो नोट्स बना लो सबसे ज़्यादा अच्छा, और इसको या तो बाहर देख करके याद कर लो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, लिस्ट द फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। तो रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी खाली 10 क्वेश्चन में दे रहा हूँ अभी। लिस्ट द फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। तो रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर जो होता है, रेजिस्टेंस जो होता है वो डिपेंड करता है, 3 फैक्टर है उसके। एक तो पहला फैक्टर है लेंथ, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आर इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर लेंथ जैसे जैसे बढ़ेगी रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ते जाएगा। सेकेंड फैक्टर है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आर इज प्रोपोर्शनल टू 1/a, मतलब कि रेजिस्टेंस जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी एरिया है। मतलब एरिया अगर बड़ा रहेगा तो जो है रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। जैसे कि मैं पिछले वीडियो में बताया था कि इलेक्ट्रॉन को फ्लो होना है। अब अगर हम ये एरिया जो है, ये छोटा एरिया का वायर हो या ज़्यादा एरिया का वायर हो तो उसको इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने के लिए जगह ज़्यादा मिल गई तो उसका रेजिस्टेंस जो है कम हो जाएगा। तो एरिया जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा, और जो है एरिया अगर कम है तो रेजिस्टेंस जो है ज़्यादा रहेगा, अगर एरिया अगर ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तीसरा जो फैक्टर है वो है नेचर ऑफ द मटेरियल, दैट इज द नेचर ऑफ द मटेरियल जो वो है वो उस नेचर के कारण वो एक अपना एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने के लिए, और उसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी जो है वो आपका नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करता है, और वो जो है ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हो गया तो R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। जब इस दोनों को कंबाइन करेंगे तो आपको आएगा R इज प्रोपोर्शनल टू L बाई ए, और इक्वल साइन जब लगाएंगे तो ये रो उसमें आ जाएगा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो ये 3 फैक्टर है जिसके ऊपर जो है रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर विल डिपेंड। ओके, नाउ द ये जो है ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो पहला क्वेश्चन का। उसके बाद मैं सेकंड क्वेश्चन में दे रहा हूँ, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, डिस्क्राइब इट्स यूनिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में, है ना। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो ऐसे करके। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। तो क्या है, पार्ट ए, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कंडक्टर ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर। अभी फार्मूला क्या है, R is proportional to, या R is equal to resistivity into L by A। अभी मान लो कि हम एक लेंथ जो है 1 मीटर लेंथ का वायर लेते हैं, और ये 1 मीटर लेंथ का वायर हमने लिया, है ना, और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 स्क्वायर मीटर है ना, ये भी 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको क्या होगा, ये R इज इक्वल टू रो हो जाएगा। तो रो किसके बराबर हो गया, रेजिस्टेंस के बराबर हो गया। कौन सा रेजिस्टेंस, वो रेजिस्टेंस विच इज प्रोवाइडेड बाय द वायर ऑफ 1 मीटर लेंथ एंड जिसका एरिया भी 1 स्क्वायर मीटर है। तो आपका यही सब हम रेजिस्टिविटी को डिफाइन करेंगे, दैट रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कंडक्टर ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 स्क्वायर मीटर। ठीक है, और सेकेंड पार्ट क्या है, डिराइव इट्स यूनिट। तो यूनिट को हम कहाँ से डिराइव करेंगे, इसी फार्मूला से डिराइव करेंगे। क्या करेंगे, रो को एक तरफ रखेंगे और बाकी सभी जो टर्म्स है उसको दूसरी साइड ले जा लेंगे। तो ये टर्म कैसे बन जाएगा, ए इधर आ जाएगा, एल नीचे आ जाएगा, तो रो इज इक्वल टू R इंटू ए अपॉन एल। और ये क्या है, ये तो रेजिस्टेंस है, इसकी यूनिट ओम है। ये एरिया है, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर होता है, लेंथ का यूनिट होता है मीटर,
ये 1 मीटर और ये मीटर स्क्वायर में से 1 मीटर एक कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, ओम इंटू मीटर बचेगा। तो यूनिट क्या है रेजिस्टिविटी की, ओम इंटू मीटर। सो ये आपको डिराइव करने के लिए बोलेंगे 1 नंबर का, तो ये आपको ऐसे करके शो करके ये ओम इंटू मीटर लाना है। और सिर्फ रेजिस्टिविटी पूछते हैं, ओनली यूनिट पूछते हैं, तो आप खाली ये लिख दोगे, ये यूनिट इज इक्वल टू ओम इंटू मीटर। अगर खाली यूनिट पूछ रहा है कि राइट इट्स यूनिट, तो खाली ओम इंटू मीटर लिखना है। और अगर डिराइव करना है तो आप ये बी वाला यहाँ से यहाँ तक पूरा करेंगे, है ना। ये दो डिफरेंस इसमें समझ लो। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इफ लेंथ ऑफ द वायर इज डबल्ड, हाउ विल द करंट इन द सर्किट चेंजेस। ठीक है, अगर वायर की लेंथ को डबल कर देंगे तो करंट इन द सर्किट कैसे चेंज होगा। तो अगेन हमको फार्मूला में जाना है, बेसिक फार्मूला में जाना है कि करंट का फार्मूला क्या है। करंट का फार्मूला है, आपको ये पता है, V इज इक्वल टू आई आर होता है ओम्स लॉ से, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई आर हो जाएगा। तो आप लिखोगे करंट I इज इक्वल टू V बाई आर, है ना। करंट I इज इक्वल टू V बाई आर। अच्छा, रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या है, R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई है, आपको ये भी याद रखना है ना। एक ये फार्मूला हुआ और एक ये फार्मूला हो गया, I इज इक्वल टू V बाई आर। ठीक है, तो ये दो फार्मूला हो गया। अब यहाँ पर लेंथ कितनी है, ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि लेंथ को हम उसने डबल कर दिया है, मतलब न्यू लेंथ क्या हो जाएगी, 2L हो जाएगी। तो न्यू रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा यहाँ पे, हाउ विल द करंट इन द सर्किट चेंजेस। तो अगर हम लेंथ को सपोज डबल कर दें, यहाँ पे L की जगह 2L रख देंगे, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, वो भी ट्वाइस हो जाएगा। तो हमारा नया रेजिस्टेंस भी 2R हो गया, है ना। तो करंट क्या हो जाएगा, नया करंट क्या हो जाएगा, I डैश इज इक्वल टू V अपॉन 2R। कौन से, इस फार्मूला से नया जो करंट है वो V अपॉन R की जगह हम ये 2R रख देंगे। V तो क्योंकि सेम रहेगा, तो V बाई 2R, और ये V बाई R क्या होता है, I होता है। तो इसकी जगह I रख दिया आपने, तो I डैश इज इक्वल टू I बाई 2। तो आपको क्या मिला, नया जो करंट है वो I बाई 2, दैट इज the current becomes half of initial value as resistance is doubled due to the double length। अगर लेंथ को सिर्फ डबल करते हैं तो हम यहाँ पे ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि एरिया जो है वो सेम रहेगा। ओके, एरिया जो है वो सेम रहेगा, मतलब एक वायर है वो इतना बड़ा है और उसका दूसरा वायर उसका हाफ लेंथ है ना। तो ये लेंथ और ये 2L लेंथ हो गई, एरिया जो है सेम दोनों में। तो ये इसका रेजिस्टेंस है ना, तो ये इसमें अगर करंट I है तो इसमें करंट जो है I बाई 2 हो जाएगा इस फॉर्मूले के हिसाब से। तो ये आप जो है ये इसको आपको लिखने 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको ऐसे बनाना है उसको। फिर चौथा नंबर का क्वेश्चन है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वेयरएज ग्लास इज ए बैड कंडक्टर, व्हाई। तो जो बैड कंडक्टर हो गया इसको हम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इंसुलेटर्स भी बोलते हैं, है ना। बैड कंडक्टर क्या है, इंसुलेटर्स बोलते हैं उसको। तो आपको इसमें क्या लिखना है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज देयर रेजिस्टिविटी इज लो। रेजिस्टिविटी कम होगी मेटल की तो वो गुड कंडक्टर कहलाता है। मतलब रेजिस्टिविटी कम होने से क्या होता है कि वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है कंडक्शन बैंड में, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, जो फ्लो हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो गुड कंडक्टर हो जाएगा वो। तो आपको ये रेजिस्टिव वाला जो टर्म है ये लिखना है, ये वर्ड को लिखना जरूरी है कि रेजिस्टिविटी इज लो। रेजिस्टिविटी इज लो मतलब वो गुड कंडक्टर है। तो एग्जांपल है सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम। और बैड कंडक्टर या इंसुलेटर जो है वो क्या है, ग्लास या रबर जो होते हैं वो बैड कंडक्टर कहलाते हैं। आप देखोगे जो इलेक्ट्रिसिटी जो रिपेयर करने वाले आते हैं बाहर खंभे में चढ़ते हैं, उनको रबर का बड़ा सा दस्ताना पहन करके वो लोग काम करते हैं। तो ग्लास और रबर आर बैड कंडक्टर या इसको इंसुलेटर भी बोलते हैं। तो दे आर बैड कंडक्टर बिकॉज देयर रेजिस्टिविटी इज हाई। तो आपको क्या याद रखना है, जो बैड कंडक्टर है या इंसुलेटर है उसकी रेजिस्टिविटी हाई होती है ना। सो दे आर कॉल्ड इंसुलेटर्स, कौन, जो बैड कंडक्टर्स हैं जिसकी रेजिस्टिविटी हाई होती है।
तो रेजिस्टिविटी जो प्रॉपर्टी है वो याद रखना है कि गुड कंडक्टर की कम होती है, बैड कंडक्टर की वेरी हाई होती है। इसकी वैल्यू अपने को याद करने की जरूरत नहीं क्योंकि वैल्यू वो देंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, इसमें क्या है, Why are coils of electric toasters and electric irons made of an alloy rather than a pure metal? जो इलेक्ट्रिक टोस्टर होता है या इलेक्ट्रिक आयरन होता है, जैसे आप सबसे कॉमन तो आपने इलेक्ट्रिक आयरन देखा होगा, या जो इलेक्ट्रिक हीटर आता है, रॉड वाला हीटर भी आता है, पानी गर्म करते हैं जिससे आप लोग, ऐसे ये तीनों में से कोई चीज़ आपके पास में जरूर होगी। तो आयरन में क्या होता है कि आप देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जैसे प्लग चालू करते हैं तो गर्म हो जाती है ना। तो उसके अंदर में क्या होता है कि एलॉय का कॉइल होता है जो कि वो हीट हो जाता है करंट पास होने से, और वो हीट प्रोवाइड करता है और वो हीट को हम यूज़ करते हैं अपने पर्पस के लिए। तो वो जो एलॉय का बनाते हैं प्योर मेटल का नहीं बनाते हैं। क्यों नहीं बनाते हैं? उसका रीज़न जो है वो ये है कि रेजिस्टिविटी जो है एलॉय की वो ज़्यादा होती है, ठीक है। रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय इज हायर देन दैट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल। एलॉय क्या होता है कि 2 या 3 मेटल को मिक्स करके बनाते हैं, है ना। एलॉय जो है वो 2 या 3 मेटल को मिक्स करके बनाते हैं। तो जो भी मेटल को मिक्स किए होंगे ना, वो कोई भी मेटल वो जो मिक्स किया हुआ है उससे भी ज़्यादा एलॉय का रेजिस्टिविटी होता है, इसलिए वो क्या है कि जो मेल्ट नहीं होता है। तो रेजिस्टिविटी ऑफ एन एलॉय इज हायर देन दैट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल। ये अपने आप में ये भी एक क्वेश्चन है। और सेकेंड पॉइंट क्या है इसका, एलॉयज डू नॉट ऑक्सीडाइज और बर्न रेडिली एट हाई टेम्परेचर। तो एलॉयज क्या है, जब हम गर्म करते हैं तो वो ऑक्सीडाइज नहीं होता। जैसे मेटल को अगर हम गर्म करते हैं तो हो सकता है उसका ऑक्सीडाइज हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है। तो वैसे एलॉय के साथ में नहीं होता, वो ऑक्सीडाइज भी नहीं होता है, दे डू नॉट ऑक्सीडाइज एंड दे डू नॉट बर्न रेडिली ऑल्सो, वो जलता भी नहीं है। तो एट हाई टेम्परेचर क्या होगा कि वो जो है आपका हीट जो है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, और इसीलिए उसको हीटिंग डिवाइसेस में यूज करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ए वायर ऑफ रेजिस्टिविटी रो इज स्ट्रेच्ड टू डबल इट्स लेंथ, व्हाट इज इट्स न्यू रेजिस्टिविटी एंड वाई। तो एक जो है यहाँ पर क्या किया उसने, एक वायर है, वायर को क्या किया, उसको स्ट्रेच किया, है ना। अब ये वायर को हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या आता है कि वो बोल रहे कि वायर की लेंथ को हमने डबल कर दिया, तो वो ये नहीं बोला कि उसी वायर को स्ट्रेच करके डबल किया है, वो बोल रहा है हो सकता है वो दूसरा वायर लिया हो, इसलिए हमने बोला कि एरिया उसमें सेम है। यहाँ पर क्या हो रहा है, वो स्ट्रेच कर रहा है, तो उसकी न्यू रेजिस्टिविटी क्या होगी। तो बेसिकली यहाँ पर क्या पूछ रहा है, रेजिस्टिविटी पूछ रहा है। तो रेजिस्टिविटी आपको पता होना चाहिए कि रेजिस्टिविटी जो है मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है, वायर की लेंथ या साइज पे डिपेंड नहीं करती है। तो वो मटेरियल का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी इज ए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल, so it does not change with the change in the dimension, so it does not change with, यहाँ पे विथ आएगा WITH, with the change in dimension of a conductor, बट इट इज टेम्परेचर। तो डायमेंशन अगर हम कंडक्टर की चेंज करते हैं, कैसे भी ले ले, अगर वो एक ही कॉपर का, सपोज कॉपर का है, तो कॉपर का कैसा भी शेप हो उसकी रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। लेकिन रेजिस्टिविटी जो है टेम्परेचर के साथ में चेंज हो सकती है। सो एक और पॉइंट है जो आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, मगर इसको याद करके रखना कि विथ टेम्परेचर resistivity can vary, so it is temperature dependent quantity and may vary with the temperature। मतलब resistivity can vary with the temperature, वो यहाँ पे पूछा नहीं है टेम्परेचर के बारे में, तो भी आपकी जानकारी के लिए मैं यहाँ लिखा हूँ। आप इसको लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। लेकिन ये टेम्परेचर वाला भी एक क्वेश्चन आता है कभी कभी कि हाउ द रेजिस्टिविटी वैरीज विद द टेम्परेचर, तो आप लिखोगे कि रेजिस्टिविटी चेंजेस विद द चेंज इन टेम्परेचर, बस, ठीक है। तो ये उसका जो है क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि ए कॉपर एंड ए एल्यूमिनियम
wire are of equal length and equal resistances, which is thicker? गिवन है रेजिस्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम इज ग्रेटर देन द रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर। तो यहाँ पर दो वायर दिए, कॉपर और एल्यूमिनियम वायर, ये दो मेटल है, वो कोई भी दो मेटल आपको दे सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए, कोई भी दो मेटल दे सकते हैं, और वो बोले कि लेंथ इक्वल है, रेजिस्टेंस भी इक्वल है। तो यहाँ पर वो क्या पूछ रहे हैं कि कौन सा मोटा है और कौन सा पतला है ना। हमको जो है ये बताना है कि दोनों दो वायर हैं, दोनों वायर में से कौन सा मोटा है और कौन सा पतला है। तो सबसे बेसिक जो फार्मूला है, आपको फार्मूला के हिसाब से चलना है कि ये फार्मूला एक तो ये हो गया R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। तो कॉपर के लिए क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर, रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर, लेंथ ऑफ कॉपर वायर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉपर वायर। सिमिलरली ये एल्यूमिनियम का हो जाएगा फार्मूला। अब यहाँ पर गिवन में क्या है, दोनों की लेंथ जो है वो सेम है, तो लेंथ ऑफ कॉपर और लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम सेम है। और क्या दिया हुआ है, रेजिस्टेंस भी दोनों का सेम है, तो आर सी और आर एल सेम है। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देते हैं, तो ये टर्म और ये टर्म इक्वल हो जाएगी, इसको और इसको इक्वल कर दिए, तो लेंथ भी सेम होने से लेंथ वाला टर्म जो कैंसिल हो जाएगा। क्या हुआ फिर, आपको रो रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉपर और रेजिस्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द एल्यूमिनियम बचेगा। और मैं ये टर्म को यहाँ डिनोमिनेटर में ला रहा हूँ, इसको न्यूमरेटर में लेके जा रहा हूँ, तो मेरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, ये हो गया। अब यहाँ पर गिवन में क्या है, एल्यूमिनियम का जो रेजिस्टिविटी है वो ज़्यादा है, मतलब ये डिनोमिनेटर, ये वाले टर्म में डिनोमिनेटर ज़्यादा है न्यूमरेटर से, तो ये दोनों को इक्वेट करने के लिए ये भी ज़्यादा रहेगा इससे, है ना। तो रो ऑफ एल्यूमिनियम जो है रो ऑफ कॉपर से ज़्यादा है, तो एरिया ऑफ एल्यूमिनियम भी जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉपर से ज़्यादा रहेगा। तो एरिया ज़्यादा है मतलब कि वो ये ज़्यादा थिक है, मोटा है, क्योंकि उसका रेडियस भी ज़्यादा रहेगा। पाई आर स्क्वायर एरिया का फार्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर, है ना। तो एरिया ज़्यादा है तो आर ज़्यादा रहेगा, तो हम बोलेंगे एल्यूमिनियम वायर इज थिकर। ठीक है, इसको और मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश किया हूँ। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि फॉर इक्वल रेजिस्टेंस, अब इस केस में लेंथ सेम है और रेजिस्टेंस इक्वल है, तो मान लो ये दो कॉपर और एल्यूमिनियम का वायर दिया हुआ है, दोनों का लेंथ सेम है ना, दोनों का लेंथ जो है वो सेम है। तो इक्वल रेजिस्टेंस के लिए क्या होगा कि जो हायर रेजिस्टिविटी वाला जो कंडक्टर है, जिसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा है, वो ज़्यादा मोटा होगा, है ना। देखो ये मैंने दोनों इक्वल लेंथ का वायर लिया, एरिया भी दोनों का इक्वल है, तो रो अगर ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। अब ये हमको क्या करना है, यहाँ पर रेजिस्टेंस यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, किसका, कॉपर, एल्यूमिनियम का ज़्यादा है रेजिस्टेंस कॉपर से। तो अब हमको रेजिस्टेंस को इक्वल करना है, जैसे कि हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, मतलब क्या करेंगे, हमको कॉपर का रेजिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा। कॉपर का रेजिस्टेंस हम बढ़ाते हैं तो एल्यूमिनियम के बराबर आ जाएगा, तो ये हमने बढ़ाया तो एल्यूमिनियम के बराबर आ गया। और दूसरा क्या है, लेंथ भी दोनों की सेम है। ओके, अब रेजिस्टिविटी तो उस कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी वो तो हमेशा ज़्यादा ही रहेगी एल्यूमिनियम की कॉपर से। तो क्या हो गया, अब हम कैसे बढ़ा सकते हैं, कॉपर का रेजिस्टेंस कैसे बढ़ा सकते हैं, हम क्या करेंगे, उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसको जो है कम कर देंगे, क्योंकि ये जो फार्मूला है आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, इसमें एरिया डिनोमिनेटर में है। अगर आर को बढ़ाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ए को जो है वो कम करना पड़ेगा, तो ये ओवरऑल ये बढ़ जाएगा। अगर डिनोमिनेटर को कम करोगे तो ये पूरा पूरा बढ़ जाएगा, तो आपका आर बढ़ गया। तो एरिया को कम किया हमने कॉपर का, तो हमने कॉपर का वायर को पतला कर दिया, तो अब हमारा रेजिस्टेंस जो है दोनों बराबर हो गया। तो आप देखो एल्यूमिनियम का वायर अब इससे मोटा हो गया, है ना। तो जिसका रेजिस्टिविटी जो है हाई है, वो अगर हम थिकर लेंगे तो वो जो है हमारा इक्वल रेजिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, इसमें अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, या और कोई डाउट हो इस चैप्टर से तो बताना, मैं उसके लिए भी आपको एक वीडियो बना दूंगा। फिर हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ये एक थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। A metal wire of length L and area of cross section A, resistance R, resistivity rho is drawn into a wire of double its length by melting it. What will be its new resistance and resistivity? सबसे पहले तो कोई एक वायर का टुकड़ा है, उसको क्या किया उसने क्या किया, ये इतना बड़ा वायर का टुकड़ा है, इसको मेल्ट कर दिया, और क्या किया उसने,
डबल लेंथ का वायर बना दिया। तो उसने क्या किया, डबल लेंथ का वायर बना दिया। ये डबल लेंथ का वायर बन गया, ये एल है तो ये 2L हो गया। अब ये एरिया ए है तो ये एरिया ए डैश हो जाएगा, एरिया अब चेंज हो जाएगा, मगर देखो वॉल्यूम सेम रहेगा ना, ये इसका वॉल्यूम इसको मेल्ट किया तो वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा। तो हमको तो यहाँ पे वॉल्यूम का फार्मूला यूज करना है। तो एक तो आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए फार्मूला हो गया। सिंस वायर इज मेल्टेड सो इट्स वॉल्यूम रिमेन्स सेम। नाउ न्यू लेंथ एंड एरिया आर, तो वॉल्यूम सेम रहेगा। वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ। ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा इनटू लेंथ, मेंसुरेशन आपने पढ़ा ना भाई, सिलेंडर के उसमें पढ़ा ना आपने, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ, तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो इनिशियल लेंथ L1 है, A1 है, तो फाइनल लेंथ क्या है 2L है, और फाइनल एरिया मान लो A2 है, तो A2 इज इक्वल टू L1 इंटू A1 बाई 2L1 हो जाएगा। L1 L1 कैंसिल हो जाएगा, A1 बाई 2 आ गया, मतलब एरिया क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, मतलब नया जो एरिया है वो हो जाएगा हाफ। ओके, तो न्यू रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, न्यू रेजिस्टेंस का फॉर्मूला अगेन रो इंटू L2 बाई A2 रहेगा। L2 यहाँ पे क्या है, ट्वाइस L है जो गिवन है कि डबल लेंथ लिए कर दिया उसका। तो एरिया हमारा क्या आ रहा है, A1 बाई 2 आ रहा है, मतलब हाफ ऑफ एरिया आ रहा है इनिशियल एरिया, तो A बाई 2 लिख देंगे आप। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 4, और रो इंटू एल बाई ए। तो रो इंटू एल बाई ए क्या होता है, इनिशियल जो है रेजिस्टेंस है, तो ये आपका हो जाएगा 4 इंटू आर। तो क्या हो गया, न्यू रेजिस्टेंस बिकम 4 टाइम्स दी ओरिजिनल आर। न्यू रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स दी ओरिजिनल आर हो जाएगा। तो कंक्लूजन क्या हुआ, रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गिवन मटेरियल, हेंस इट रिमेन्स अनचेंज। तो कंक्लूजन में क्या है कि रेजिस्टिविटी तो चेंज नहीं होगी, रेजिस्टिविटी कभी भी चेंज नहीं होती है। अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो रेजिस्टिविटी कभी भी उस मटेरियल की चेंज नहीं होती है। और रेजिस्टेंस क्या आ रहा है, नया रेजिस्टेंस क्या आ रहा है, 4 टाइम्स हो जा रहा है ना। क्या किया हमने, वायर को देखो हमने क्या किया, पहले वायर मोटा था उसको हमने पतला कर दिया और लेंथ को डबल कर दिया। एक तो हमने लेंथ एरिया भी कम कर दिया और लेंथ भी बढ़ा दिया। तो लेंथ को बढ़ा दिया, तो यहाँ पे लेंथ वाला में न्यूमरेटर में 2L आ गया, 2 एक आ गया, और एरिया को भी हाफ कर दिया तो अगेन और एक 2 आ गया, तो क्या हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको जो है ऐसे सॉल्व करने का भी आ सकता है, या इसी को ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछ सकते हैं 1 नंबर के क्वेश्चन में। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, ए कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस R, लेंथ L, थिकनेस D, रेसिविटी रो इज कट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। अब क्या किया उसने, एक वायर है उसको उसने 4 इक्वल पार्ट में कट कर दिया, और पूछ रहे हैं कि न्यू रेसिविटी ऑफ ईच पार्ट क्या होगा। अगेन मैंने अभी आपको बताया कि रेसिविटी क्या हो जाएगा, वो चेंज नहीं होता है, न्यू रेसिविटी ऑफ द न्यू पार्ट विल रिमेन सेम, बिकॉज रेसिविटी डिपेंड्स ओनली ऑन द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। तो मटेरियल अगर वही है तो रेसिविटी भी वही रहेगी, चेंज नहीं होगी। और क्वेश्चन नंबर 10 ये क्या है, will current flow more easily through a thick wire or a thin wire of the same material when connected to the same source, why? तो क्या हो रहा है यहाँ पर, करंट फ्लो हो रहा है मोर इजीली, थिक वायर है और थिन वायर, दो टाइप के वायर हैं सेम मटेरियल के हैं, तो किस में से होगा। तो हमको सिंपली ये वाला जो हमारा फार्मूला है इसको याद रखना है, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। अब resistance of the wire is inversely proportional to the area of the conductor, so thick wire provides lesser resistance for the same length of the two wires। तो क्वेश्चन में सिर्फ थिक और थिन वायर दिया हुआ है और कुछ नहीं बोल रहा है, तो हम बोलेंगे कि थिक एरिया चूंकि डिनोमिनेटर में है, तो एरिया अगर ज्यादा है तो रेजिस्टेंस में कम हो जाएगा, तो करंट विल फ्लो मोर इजीली। तो आपको यही उसका जो आंसर है, इसको एज इट इज लिखना है। और सेम जो है, चूंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अभी इस बार ज्यादा आएंगे, मैच द फॉलोइंग टाइप में भी आ सकता है, तो ये क्वेश्चन किसी फॉर्म में आपको पूछ सकते हैं। सो द करंट फ्लोस मोर इजीली थ्रू ए थिक वायर, ठीक है, इफ ऑल द कंडीशंस आर सेम, तो थिक वायर से जो है करंट ज्यादा इजीली फ्लो होगा। तो ये 10 क्वेश्चन थे, है ना, जो मैं आपको जो है इसके रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी के बारे में बताया हूँ। अभी मैं नेक्स्ट टॉपिक जो है वो रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल, और उसके आगे का जो उसके ऊपर आपको 10 क्वेश्चन कराऊंगा, है ना।
तब तक आप इसको जो इस पोर्शन को कर लेना और कमेंट्स में मुझे बताना कि आपको कैसा लगा और कुछ आपको और कोई हेल्प चाहिए तो बताना। ओके, गुड बाय एंड टेक केयर।